क्या है ये गोरखालैंड आंदोलन? The Gorkhas of Indian have been used for political purposes. जो CRPF एक्चुअली आ रहे थे, CRPF नहीं थे। गोरखालैंड की जरूरत क्यों पड़ी? साल भर हम नॉर्थ ईस्ट लोगों को मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लाता है वही नॉर्थ ईस्ट, तब वो इंडियन हो जाता है। We are completely ignored. There was no growth at all. Everybody is everywhere all at once. इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत पहले से ये मुद्दा चल रहा है। जो भी आपने पढ़ा इस किताब में वो सब हकीकत है। These stories you will not find anywhere because they have been erased. सावधान इंडिया के प्रोड्यूसर हैं। ये जो ट्रांजिशन वाला फेज है ये कैसे आया? हल्के में मत लिया करो हमें। तो इतिहास की कुछ सच्ची घटनाओं को मिथकीय चरित्रों के जरिए जब शब्दों में पिरोया जाता है तो वो कहानी बनती है या उपन्यास। एक ऐसा ही उपन्यास आज भी मेरे हाथ में है जिसके चरित्र तो लेखक की कल्पना है, लेकिन उनकी हकीकत इतिहास के उन पन्नों में दफन है जब आप दार्जिलिंग की चाय पीते हुए 80 के दशक में अखबारों के जरिए उन कहानियों को पढ़ा करते थे। ये कहानी है गोरखालैंड के आंदोलन की, जिसे सामने लेकर आए हैं टीवी के जाने माने प्रोड्यूसर, स्टैंड अप कॉमेडियन और लेखक अनिर्बाण भट्टाचार्य। किताब का नाम है द हिल्स आर बर्निंग, जिसे प्रकाशित किया है फिंगरप्रिंट पब्लिकेशन ने। तो आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं अनिर्बाण भट्टाचार्य। उनकी इस नई किताब पे हम बात करेंगे और बात करेंगे उस आंदोलन की जिसकी शुरुआत तो 1907 से ही हो गई थी और वो अब भी मौजूद है। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नमस्ते। और शुक्रिया एक किताब लिखने के लिए जिसने हमें गोरखालैंड का जो पूरा आंदोलन है जो 1907 से शुरू होता है, जिस महात्मा गांधी से लेकर के मोरारजी देसाई तक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और वो जब किताब की शक्ल में हमारे सामने आता है तो हम उसे कहते हैं कि एक उपन्यास है। कहने के लिए उपन्यास है, लेकिन लगता नहीं है कि उपन्यास है। नहीं। ये जो आप कलिंपोंग से शुरू कर रहे हैं ये पूरी कहानी, हाँ जी, क्या है ये गोरखालैंड आंदोलन? और चूंकि मैंने किताब पढ़ी है, मुझे पता है जितने पुराने व्यूअर्स होंगे जिनका मैंने जिक्र किया कि 80 के दशक में वो जब दार्जिलिंग की चाय पी रहे होते हैं अपने यहाँ कप में, हाँ जी, और सामने अखबार रखा होता है तो गोरखालैंड की कई सारी कहानियां घूमती रहती हैं उनके सामने, दार्जिलिंग की कई सारी कहानियां घूमती रहती हैं उनके सामने। और दार्जिलिंग सब जब दार्जिलिंग कहा जाता है, शब्द या नाम जब लिया जाता है, तब वही कंचनजंगा आता है या टाइगर हिल आता है या रणबीर कपूर का बर्फी आता है तो वही है, और टॉय ट्रेन। और लेकिन यह है कि हिस्टोरिकली जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हिस्ट्री है काफ़ी इग्नोर किया गया है और मेन स्ट्रीम इंडिया जो है वो जानते नहीं है। मेरा जो ये स्टोरी है, ये एक मेमोयर है, पार्टली फिक्शन बट मोस्टली फैक्ट। और ये गोरखालैंड के जो अर्ली डेज है, जो जेनेसिस है 1980s के, वहाँ से शुरू होता है। एंड आप यू आर करेक्ट, राइटली आप कह रहे हैं कि बहुत पहले से ये मुद्दा चल रहा है और ये मुद्दा स्टार्टेड ऑफ एज एन आइडेंटिटी कि हम इंडियन गोरखा है। क्योंकि अब जब गोरखा कहते हैं एक कंफ्यूजन होता है कि नेपाल के गोरखा हाँ, और इंडियन के गोरखा, तो एक वो कंफ्यूजन रहता है। तो दिस वाज एन अटेम्प्ट कि एक आइडेंटिटी जो है इंडियन गोरखास के वो एस्टैब्लिश हो। और क्योंकि कल्चरली, सोशियोलॉजिकली ये काफी डिफरेंट थे नेपाल से और बंगाली जो आइडेंटिटी है डायस्पोरा से बहुत कल्चरली अलग थे। तो वो चाहते थे कि वो एक अलग स्टेट कर दे या उनके जो है गोरखालैंड करके कर दे। और द गोरखास ऑफ इंडिया दे हैव बीन यूज्ड पॉलिटिकली बहुत बार। आपने जो जिक्र भी किया है किताब में इनिशियल में कि जो 1946 में जो जब संविधान सभा की कार्रवाई चल रही थी और उसमें जो बहस हुई थी कि एंग्लो इंडियन तो मुश्किल से 1,40,000 हैं, उनके इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको माइनॉरिटीज का दर्जा भी है और हम 30 लाख लोग हैं करीब और हमें कोई दर्जा भी नहीं दिया जा रहा है। मैं सिंगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ का। करेक्ट। तो मैं जरा इसको इस नजरिए से भी समझना चाहता हूँ कि आजादी से पहले के बाद 1956 में हमारे यहाँ स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बनता है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन होता है। हाँ जी। भाषा की एक मांग, इसकी बहुत बड़ी मांग, भाषा आंदोलन से ही शुरू होता है, भाषा आंदोलन से शुरू होता है गोरखालैंड का आंदोलन। आखिर इतने सारे राज्य तो बन गए ना, पंजाब बना, हरियाणा बना, महाराष्ट्र बना, अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ, साउथ में तेलंगाना अलग हुआ, आंध्रा अलग हुआ, बहुत सारे स्टेट अलग अलग 1956 के बाद किए गए।
आपको इस किताब का जो जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपको ऐसा कहाँ लगता है कि ये जो गोरखालैंड वाला पूरा आंदोलन है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया जहां पे और दूसरे स्टेट्स अपने अपने आंदोलन को लेकर के चले गए? मुझे लगता है कि एक तो है कि जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि द गोरखास ऑफ इंडियन हैव बीन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, वेदर इट इज महात्मा गांधी जो एक स्ट्रैटेजी बनाया कि हाउ टू कीप देम हैप्पी, कि बिकॉज दे आर वेरी ब्रेव पीपल, दे विल फाइट फॉर इंडिया एंड ऑल्सो विल गिव देम इंपॉर्टेंस, तो वैसे करके एक है। और जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट था 80-70s में, जब बंगाल में 77 के बाद जब शुरू हुआ करेक्ट, तो उसमें भी देयर वाज अ मूवमेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट गेम खेल रहे थे, उधर जाके उनको आग लगा के चिंगारी में निकल जाते थे। जैसे राजीव गांधी goes for a meeting over there and says the demand for Gorkhaland is not anti-national, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा था। उस ये तो कंफ्यूजन है, एक साइड पे आप कह रहे हो कि ये एंटी नेशनल नहीं है, दूसरे साइड पे बोल रहे हो कि इट इज एंटी नेशनल, करूं तो करूं क्या? सो इट इज वी वर स्टक ओवर देयर। सो बहुत थ्रू द जनरेशंस, एवरी, और ये देखिए गोरखालैंड जब जो मूवमेंट है फॉर गोरखालैंड, इट इज अ साइक्लिकल मूवमेंट। कुछ आता है, आग लगता है 3-4 साल चलता है, फिर चुप, हाँ। फिर आता है, फिर आग लगता है। सो 2012, 14, 15 देयर वाज अ बिग, 13 में बड़ा था, 13 बहुत बड़ा था। सो अगेन देयर इज, सिंस लास्ट ईयर एक अवेकनिंग हो रहा है फिर से। और गोरखालैंड का जो आप कह रहे कि क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इतने सारे फैक्शंस हो चुका था कि दे वर टू बिजी फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स, कि बीच बीच में लड़ रहे थे, अपने आप से ही लड़ रहे थे, जो कॉमन कॉज था वो भूल गए। इवन ड्यूरिंग द 80s जो के नायक रहे हैं, जब जीवीसी हो गया, फॉर्म कर गए जीवीसी और जीएनएलएफ, सुभाष घिसिंग का मेरा समझ में ये है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट सुभाष घिसिंग वाज अ वेरी प्रॉपर डिप्लोमैट। वो चाहते थे कि बाय द बुक सब कुछ हो, शांति से बातचीत, शांति से, निगोशिएशन से, एब्सोल्युटली। ही वाज दिलीप वेंसरकर, प्लेइंग बाय द बुक, ठीक है। जीवीसी हो गया गोरखालैंड, which was the military आर्मी जो कह लीजिए उसको। उन लोग का थॉट था, एंड दे वर इम्पेशेंट एज वेल। दे सेड कि अरे ये हम वो नॉर्थ ईस्ट वाले इंसर्जेंसी टाइप कुछ करते हैं, वायलेंस के थ्रू हम उखाड़ लेंगे। और चल भी रहा था उस समय तो मेघालय में, मणिपुर में। करेक्ट। सो दे गॉट इंस्पायर्ड बाय द बोडोलैंड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू नो दोज नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट्स ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर, एंड इधर आ गए और शुरू कर, विच एक्चुअली डिड नॉट हेल्प द कॉज। और ये किताब जो है, इट इज नॉट अ प्रो गोरखालैंड बुक, इट इज नॉट एंटी गोरखालैंड बुक, इट इज अ प्रो पीपल बुक। क्योंकि कहीं पे भी जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, आम इंसान पिसता है, और बहुत बुरी तरीके से पिसता है। और जो कालिम्पोंग के जो लोग हैं और दार्जिलिंग के भी लोग हैं, दे वर ट्रैप्ड एंड दे कुडंट गो आउट एनीवेयर। जैसे इमिग्रेंट्स होते हैं, जब लॉट्स ऑफ बंगालीज हु आर वर्किंग देयर, और यू नो पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो जो काम कर, वो तो निकल गए क्योंकि उनकी जिंदगी है बाहर। लेकिन जो उधर के नेटिव थे वो अटक गए और वो पिस गए। जैसे आपने पढ़ा है किताब की, एक मेरी दोस्त थी, उनके जो पिताजी थे उनको पॉइंट ब्लैंक सीआरपीएफ ने गोली मार के हत्या कर दी, और उनके जो माँ है वो फिर केस लेके गए कोर्ट पे, और वो प्रूव ही हो नहीं पाया कि सीआरपीएफ हैड किल्ड हर हस्बैंड। एंड सो ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत हुए थे। पूरा वो तो नॉर्थ ईस्ट उस समय जल रहा था हमेशा, मतलब। और अफवाह ये था कि आपको, अब अगेन मैं बोलता रहता हूँ कि आप तो पढ़े हुए आपको पता है। मैंने पढ़ा है, क्योंकि व्यूवर्स के लिए ये सारी बातें हैं कि गोरखालैंड इस देश का एक ऐसा अहम आंदोलन रहा है जिसने 30-40 साल तक पूरे बंगाल में राजनीति की एक नई परिभाषा लिखी है।
हाँ जी। और उसकी वजह जैसा कि इन्होंने बताया भी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकारें और दूसरी सरकारें रही, वहां पे स्टेट में जो है वो लेफ्ट का शासन रहा, उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज्यादा थे। उनके इंटरेस्ट था, सेंटर का इंटरेस्ट था कि वहां पे आग जलाए, क्योंकि दे weren't एबल टू डिस्टेबलाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो ये लोग वापस आना चाहते थे, आ नहीं पा रहे थे, Correct. चाहे वो ज्योति तो- बसु के बाद, ज्योति बसु Correct. से लेकर के बाद तक भी नहीं आ पाए, वो अब तक नहीं आ पाई कांग्रेस, वो तो उसकी खामियां हैं ही। खैर पॉलिटिकली हो जाएगी पूरी वो बात अगर कहेंगे तो। मैं जरा एक बात, चूंकि मैं समझ रहा हूं, मैंने किताब पढ़ी, तो मैं व्यूअर्स के नजरिए से हाँ जी, और व्यूअर्स को समझाने के नजरिए से बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये पूरी जो किताब रची बसी गई है, जो तीन इसके कैरेक्टर हैं, तुकाई, नारंग और रुपेश, और तुकाई अदिति की जो प्रेम कहानी है, इन प्रेम कहानियों के बीच में जो गोरखा लैंड शब्द है या जो गोरखा शब्द है, जिसमें वो बार बार नारा भी लगाते हैं, जान दिनाचो प्राण दिनाचो, गोरखा लैंड हमें लेनाचू। इस गोरखा लैंड की जरूरत उनको क्यों पड़ी? जैसे कि आपने बताया कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो है, इतनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। 92 में आकर के नेपाली को भी, नेपाल की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा है, उसको भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है। ये जो पूरा इंसिडेंट है गोरखा लैंड को समझने का, उसको हम एक आम दर्शक की तरह कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इनकी भाषा को लेकर के मांग क्या है? राजनीति तो हो गई अपनी जगह पे, लेकिन 30-40 लाख लोग अगर एक जगह आकर के, वो नेपाल से कैसे आए? क्या हमारा और नेपाल का कोई एग्रीमेंट था? जैसा कि 50 वाला में आपने कहा भी है कि मोरारजी देसाई कहते हैं कि नहीं, वो तो विदेशी हैं, वो तो भारत की जमीन पर रह रहे हैं। किस नजरिए से समझें पूरे इन गोरखा लोगों को, क्योंकि हमारे आसपास लोग हैं ये लोग, जो वहां से आकर के, जैसे माइग्रेंट्स हैं, पंजाब बिहार का एक वर्कर आके पंजाब में काम करता है, दार्जिलिंग के लोग आके हमारे यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे बहादुर लोग हैं, वो लोग काम करते हैं, सेनाओं में हैं। उनकी असल जो दिक्कत है उसको मैं जरा आपके नजरिए से समझना चाहता हूं और लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये गोरखा जो हमारे हैं, उनकी दिक्कत क्या है। ये मांग जो है पहली तो शुरू जो हुआ था कि लैंग्वेज के थ्रू एक आइडेंटिटी, और भाई हम नेपाली भाषा बोलते हैं, हमें बोलने भाषा दिया जाए। आंदोलन, और इंडिया इट शुड बी रिकग्नाइज्ड एज एन इंडियन लैंग्वेज। उसके बाद हुआ आइडेंटिटी, जैसे आपने कहा कि लिखा हुआ है कि एंग्लो इंडियन इतने हैं, हम इतने हैं, और हमारे एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, और होना चाहिए, वो हो गया। ऑल्सो इकोनॉमिकली मुझे लगता है कि वो इग्नोर हो चुके थे, उस एरिया जो है कुछ हो ही नहीं रहा था। जबकि इकोनॉमिकली बहुत साउंड रहा होगा दार्जिलिंग और उसका पूरा इलाका, तो अगर चाय के बागान जिस तरीके के, चाय के बागान जो है वो एक जमाने में था। उसके बाद जब कम्युनिज्म आया, कम्युनिस्ट आया, यूनियंस हुए, हाँ, वो सब, देन जो आम पब्लिक है उनके लिए कुछ हो नहीं रहा था। जैसे एक यूनिवर्सल कंप्लेंट होता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कि वी आर ऑलवेज इग्नोर्ड, है ना। और मुझे भी मानना है, और ये भी आप देखिए बुरा लगेगा सुन के, लेकिन साल भर हम नॉर्थ ईस्ट लोगों को जो है मेन शहरों में मजाक उड़ाते हैं। अरे दिल्ली शहर किन किन नामों से बुलाया जाता है वो सबको पता है, वो हमें। लेकिन ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल लाता है वही नॉर्थ ईस्ट, तब वो इंडियन हो जाता है। कॉमनवेल्थ में जब जीतता है तब वो इंडियन है, रेस्ट ऑफ द ईयर वो कुछ और है आप लोग के, और ये हिपोक्रेसी है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो है, दे ऑलवेज फील लेफ्ट आउट, दे ऑलवेज फील दैट यू नो वी आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। और ये बहुत गलत बात है, और ये होता आ रहा है। और देखिए हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया, ये वगैरह वगैरह, आई विल टेल इट एज अ जोक, लेकिन बिल्कुल हकीकत बहुत कड़वा है कि गुजराती विल मेक फन ऑफ बंगाली, बंगाली विल मेक फन ऑफ पंजाबी, पंजाबी विल मेक फन ऑफ बिहारी, एंड फॉर होल ऑफ इंडिया एनीथिंग बिलो महाराष्ट्र इज मद्रासी। बस we have no identity that you know there are so many states, बहुत तमिल है, तेलुगु है, So we are- मलयालम है, लेकिन so I सबको एक ही तरह think, I think there is a, and I'll get trolled for it, but I think there is a racist in us, very very predominant India में जो है, क्योंकि हम मजाक उड़ाते रहते हैं। और तो नॉर्थ ईस्ट का वही प्रॉब्लम हुआ, इधर भी वही प्रॉब्लम हुआ कि there was no growth at all. एक तो during the 36 years or 34 years that the government was there, communist government was there, everything went. The businesses floundered, सब कुछ हो गया, सब कुछ बिगड़ गया। तो हिल्स में तो और हुआ। तो I think it started off as an identity language,
देन वो हो गया इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ चाहिए, उसके बाद एक रिवोल्ट हो गया कि भैया आप लोग तो मजाक ही ले रही है, यू सब हल्के में ले रहे हो, जैसे हम मुंबई में कहते हैं ना हल्के में ले रहे हो, तो वो सोचा कि भैया हल्के में मत लिया करो हमें, और फिर एजिटेशन चालू हो गया। और ये जो है पीसफुल होता, शायद और कुछ साल पीसफुल होता अगर उस दिन जिस दिन मार्चिंग हो रहा था उस दिन अगर सीआरपीएफ वालों ने प्लान करके फायरिंग ना की होती तो शायद इट वुड हैव टेकन अ डिफरेंट टर्न। ये हर आंदोलन का जब भी जिक्र होता है, ये जैसे पूरे नॉर्थ ईस्ट में अफस्पा लगा हुआ है जिसके विरोध में इरोम चानू शर्मिला ने कितने दिन अनशन किया, हम सब लोगों ने देखा। हाँ जी। ये सीआरपीएफ की कुछ ज्यादतियों की बात हर आंदोलन में उठ करके आती है। चूंकि आप गोरखालैंड का जिक्र कर रहे हैं, गोरखालैंड आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, उसके बीच में कहानी का जिक्र कर रहे हैं, ये जो ज्यादतियां हैं या कही जाती हैं उनको सीआरपीएफ तो कभी नहीं मानती। हम लोग भी नहीं, यहाँ पे बैठ करके हमें भी लगता है कि यार ये वहाँ तो आगजनी हो रही है, ये गलत है। कश्मीर से लेकर के और पूरे नॉर्थ ईस्ट तक की हम सारी बातें करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा, आपने भी देखा है कि जितनी भी हथियारों के बल पे क्रांति करने की कोशिश की गई वो सब की सब असफल रही। पॉलिटिकल डायलॉग ही उसका आखिरी उपाय है। हमने मेघालय में भी देखा, हमने मिजोरम में भी देखा, हमने तब भी देखा जब राजीव गांधी लालडेंगा पे बम बरसाने भी जा रहे थे। हाँ जी। बाद में पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ये गोरखालैंड में जो हिंसा हुई, एक और आंदोलन में हिंसा हुई है, वो अभी तक सक्सेस तो नहीं हो पाई कहीं से भी। ये पीस के जरिए कैसे आगे बढ़ सकती है? आपको कुछ इसका अंदाजा दिख रहा है कि आगे कैसे आगे बढ़ सकता है? ये तो मैं उतना पॉलिटिकली एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं बताऊं कि हाँ अब यही होगा, तो वो तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। और लेकिन जब क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि पॉलिटिकली की तो बात ही नहीं है। पॉलिटिकल तो वो सरकारों का काम है, वो हमारा आपका काम है भी नहीं। आपने जिन कहानियों का जिक्र किया है, इन किरदारों ने, भले ही ये आप कह रहे हैं काल्पनिक है, लेकिन ये हकीकत है। ये कोई भी 3 लोग हो सकते हैं वहां पे, 3 नहीं, ये 30 लोग हो सकते हैं, वो 20 लोग हो सकते हैं जिन्होंने उस आंदोलन के दौरान इस त्रासदी को झेला होगा। और आप उस दौरान वहां पे मौजूद रहे हैं, आपने उसको देखा है। तो जो आम लोगों के मन की धारणा है, भाई इन 3 लोगों की क्या गलती थी? जो आपके ये तीनों कैरेक्टर, उनकी तो कोई गलती नहीं है उस आंदोलन में। आंदोलन तो एक चल रहा है, इनकी अपनी कहानी है, इनके अपने क्लास हैं, इनकी अपने प्रेम कहानियां, इनका अपना एक परिवार है। ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जो इस त्रासदी को भुगत रहे हैं। हाँ जी। उनके मन में क्या चल रहा है, वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे आंदोलन को? एक तो है कि जब अब एक क्वेश्चन पीछे चलते, सीआरपीएफ का जब जिक्र किया आपने, एक साइड सीआरपीएफ था कालिम्पोंग में जो हलचल मचा रहा था, दूसरे साइड जो है आर्मी, इंडियन आर्मी, जो एक्चुअली पीस लाया। जिस दिन मैसेकर हुआ, उस दिन जब मार्च किए आर्मी, तब कालिम्पोंग फेल्ट सेफ एट दैट इवनिंग कि भैया चलो ठीक है। क्योंकि एक अफवाह उधर फैल गया था कि जो सीआरपीएफ एक्चुअली आ रहे थे सोल्जर्स, वो सीआरपीएफ नहीं थे। अच्छा। एक अफवाह थे कि भैया क्योंकि कोई आना नहीं चाहता था कालिम्पोंग, क्योंकि इतना एक्सप्लोजिव एक सिचुएशन बन गया था। तो अफवाह था कि जो सरकार है वो यूपी के जो मर्सिनरीज है, उनका हिंदी शब्द मर्सनरी मतलब किराए के गुंडे कह लीजिए उनको, या किराए के जो भी है, डकैत कह लीजिए, कि उनको हायर करके सीआरपीएफ बना के गन्स देके भेजा जा रहा था। क्योंकि उनके मस्टैशेस थे, हैंडल बार मस्टैशेस थे, कान में बाली पहनते थे वो लोग। मैं तो कभी सीआरपीएफ वालों को कभी नहीं देखा कि वो तो और क्योंकि एक डेकोरम होता है, फोर्स है, उसका डेकोरम है। तो एक वो अफवाह, तो कालिम्पोंग के लोगों को बहुत अनसेफ फील हुआ कि ये है कौन। ऑन द अदर हैंड आर्मी आके बहुत पैसिफाई किया सिचुएशन को। तो ये एक नजरिया था कि everything became peaceful once the army came in for a little bit of time. उसके बाद फिर वो तो होता ही रह गया। और आप कह रहे कि ये जो 3 किरदार है, ये एक्चुअली रियल किरदार है, और ये मेरे क्लासमेट्स है, और जो आप ये तो समझ में आ भी रहा था मुझे, और जो भी आपने पढ़ा इस किताब में वो सब हकीकत है। क्योंकि मैं चाहता था, एक वजह है इस किताब को लिखने के लिए कि
वी बिलोंग टू द 80s। हमारे जो सीनियर जनरेशन है और हम हैं, हम आई विटनेस थे उस गोरखालैंड एजिटेशन के शुरुआत का। अभी 30 इयर्स डाउन द लाइन जो बच्चे घूम रहे हैं, उनको लगता है कि ये सब तो अच्छा होता ही हुआ, होता है। नहीं हुआ होगा, अरे अफवाह है, ये तो रूमर है, ये तो हुआ होगा, क्योंकि जो स्टोरीज है वो एक अर्बन लेजेंड बन गया है, एक मिथ बन गया है। अच्छा ऐसा हुआ था क्या? वो विश्वास नहीं करना चाहते कि हुआ था। तो मेरा जो लक्ष्य था इस किताब लिखने के लिए कि आई वॉन्टेड टू टेल द स्टोरीज, सेट इट इन स्टोन कि हाँ ये हुआ था। जीना थापा 12 साल की जो एक स्कूल गर्ल थी, उसको गोली मारी गई थी ऑन द सस्पिशन दैट शी वाज अ टेररिस्ट। और जब उनका बॉडी जब पेरेंट्स को वापस दिया जा रहा था, शी वॉज स्टिल वेयरिंग हर स्कूल बैग। दीज स्टोरीज यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर बिकॉज दे हैव बीन इरेज्ड। दे हैव बीन इरेज्ड फ्रॉम पब्लिक मेमोरी, पब्लिक रिकॉर्ड्स। तो ये है फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ मीटिंग पीपल, इंटरव्यूइंग पीपल, और ये स्टोरीज कहीं पे नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता था कि ये सब स्टोरीज सुनाया जाए, बोला जाए, शेयर किया जाए, कि लोग जाने कि एक रेवोल्यूशन के पीछे जो है, एक है पॉलिटिकल वगैरह वगैरह वगैरह, वो तो है, आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, वो सब है, लेकिन जो आम इंसान के साथ जो गुजरता है वो कुछ और ही होता है। क्योंकि इस किताब को पढ़ते हुए ना, जैसे इमरजेंसी जब लगी थी 1975 वाली, उसके बाद एक किताब लिखी गई थी, राही मासूम रजा ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, कटरा भी आरजू। हाँ जी, आप उस किताब को पढ़िए, आपको इमरजेंसी आप जाने ना जाने, लगी थी नहीं लगी थी, संजय गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, कुछ नहीं जानना है। वो किताब खत्म होती है तो आपको समझ में आ जाता है कि पिछले 2 साल में हुआ क्या था। ये सेम चीज इसमें दिख रही है कि हुआ क्या था। गोरखालैंड आंदोलन होता है, आगजनी होती है, एक मैस्केयर होता है, सारी चीजें होती हैं, और उन सारी चीजों के होने की जो गवाही है वो ये 3 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर अपने आप में ये दे देते हैं। तो ये तो इस किताब की खूबसूरती है, जिसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी कहानी इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अगर मैंने पूरी कहानी आपके जरिए कैमरे पे ही बता दी तो फिर व्यूअर इसको पढ़ के खरीद के बोलते स्पॉइलर अलर्ट। और चूंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं, स्पॉइलर अलर्ट की बात आ गई, आप टीवी के प्रोड्यूसर रहे हैं। हाँ जी, उसके बिना तो बात जाने नहीं दूंगा मैं आपको। सावधान इंडिया आप सब लोगों ने देखा होगा, तमाम लोगों ने, जितने व्यूअर हैं उसमें से हो सकता है कुछ पुराने लोगों ने सावधान इंडिया देखा ही होगा, जरूर देखा होगा। सावधान इंडिया के प्रोड्यूसर हैं, क्राइम बड़ा आपने कवर किया है, बहुत प्रोड्यूस भी किया तो सावधान इंडिया प्रोड्यूस किया, पहली किताब भी लिखी तो द डर्टी डजन इंडियाज मोस्ट नोटोरियस सीरियल किलर्स लिखा। हाँ जी, और अब एक ये आंदोलन, ये जो ट्रांजिशन वाला फेज है, ये कैसे आया? तो क्राइम देखिए, ये जो एक आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। हाँ। और होपफुली आप ताज्जुब हो जाएंगे। और क्योंकि मुझे हाल ही में ये जो बल्ब है ना ठप करके जला, कि हम बचपन से ही क्राइम पढ़ते आ रहे हैं। और कैसे? शर्लॉक होम्स पढ़ते हैं, फेलुदा पढ़ते हैं, ब्योमकेश पढ़ते हैं, सीक्रेट 7, फेमस 5 सब पढ़ते हैं। ये क्या है? वो क्राइम ही तो है। हाँ, मर्डर नहीं हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, कुछ स्टैचू किसी ने लेके भाग गया है, ये सब क्राइम है। तो बचपन से ही हमारा जो दिमाग है वो प्राइम हो चुका है क्राइम के लिए। ठीक है, बचपन से ही हमको लगता है कि अच्छा क्राइम इज वेरी गुड। तो मैं 2012 में मैंने सावधान इंडिया जो शो है वो क्रिएट किया, और उसके बाद वो प्रोड्यूस भी किया। और वेरी ब्लेस्ड कि ये शो सुपर हिट रहा। और कोने कोने में सबको पता है इस शो, सब देखते थे। बहुत एक जिंदगी में बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि कुछ करो तो सबको एक आइडेंटिटी, खुद का सेटिस्फेक्शन। करेक्ट। मैं ऐसा हुआ कि मैं गांव में गया हूं शूटिंग करने के लिए, तो सब बच्चे आके बोलते हैं सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो देख के हंसी भी आता है, मजा भी आता है, लेकिन एक गर्व भी महसूस करता हूं कि कुछ क्रिएट किए हैं जो पब्लिक को पसंद आया। तो उसी दौरान एक तो एक सपना था लेखक बनने का,
तो बहुत जब बचपन से ही एक था सपना, और क्लास 6 में मैं मेरा पहला किताब जो है वो लिखा, और लास्ट ईयर वो पब्लिश हुआ है वही किताब। द सीरियल की राह? नहीं, वो है एडवेंचरस 6 करके बच्चों के लिए किताब है, क्लास 6 में मैंने लिखा था। तो लेखक तो बनना ही था, और मेरा जो एक साथी है सुहेल माथुर करके, वो एक लिटरेरी एजेंसी चलाते हैं। तो ये सब तो मुझे पता भी नहीं था कि लिटरेरी एजेंसी करके कुछ होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं तो मैन्युस्क्रिप्ट भेजता रहता था पब्लिशर को, और वो देखते नहीं थे, क्योंकि पब्लिशर्स के पास शायद 500-600 ईमेल्स आते होंगे हर रोज, तो अनसॉलिसिटेड जो है वो देखते नहीं है। तो सुहेल से मैं मिला और मैं कहा कि भैया लेखक बनना है मुझे, तो अच्छा तो बनो, मैं मदद कर दूंगा आपको। और ये किताब वाज सपोज्ड टू बी माय फर्स्ट बुक। अच्छा, ये इतने लंबे समय से काम चल रहा था? हाँ, तो उन्होंने कहा कि मत करो ये किताब। मैं थोड़ा सा मायूस हो गया कि क्यों, क्योंकि पर्सनल स्टोरी है, खुद का मेमोयर है। तो बोला नहीं ये मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो अब लेगेसी बन गया है वो है सावधान इंडिया, क्राइम का लेगेसी बन चुका है। तो तुम ट्रू क्राइम के किताब लिखो, क्योंकि जब पीछे जब ब्लर्ब में लिखा होगा कि फ्रॉम द क्रिएटर प्रोड्यूसर ऑफ सावधान इंडिया, तब पब्लिक एक्सेप्ट, हाँ बिकेगी, और पब्लिक एक्सेप्ट करेगी कि हाँ सच लिखा है, हाँ चलो कुछ तो है, वजन तो है इसमें। सो उस चक्कर में मैंने डेडली डजन सीरियल किलर वाली जो है किताब मैंने लिखा, और ब्लेस्ड की वो बेस्ट सेलर बन चुका है। और देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग ट्रू क्राइम राइटिंग, क्योंकि रिसर्च बहुत मजा आता है रिसर्च करना। तो मैं दूसरा किताब लिखा, इंडियाज मनी हाइस्ट, चिदम्बरा बैंक रॉबरी, जो इंडिया के केरला में जो हुई थी ना? केरला में जो हुई थी, और वो मैंने लिखा पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, जो अभी आईजी है केरला पुलिस, विजयन सर, उनके और पूरे टीम के साथ मैंने वो किताब लिखी। और सुपरस्टार जो मोहनलाल है वो उन्होंने लॉन्च किया कोची में। तो काफी ब्लेस्ड रहा ये सफर। प्रोड्यूसर बन ही गए, राइटर बन ही गए, फिर एक्टर भी बन गए आप तो सुई धागा में। सुई धागा में बन गए, मिशन मंगल में बन गए, और एक फिल्म आएगी इस साल होपफुली कॉल्ड ओपियम, जो टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था उसका। तो मेरा मानना है, देखिए एक ही जिंदगी है, ठीक है, और ये मैं मोटिवेशनल टॉक जब देता हूँ बच्चों को स्कूल या कॉलेज में, तो मैं कहता हूँ कि देखिए एक ही जिंदगी है। हाँ, हिंदू होने के नाते हम रीबर्थ में विश्वास करते, या बुद्धिस्ट होने के नाते रीबर्थ में विश्वास करते, लेकिन हमें थोड़ी ना याद रहेगा कि पिछले जन्म में हुआ था क्या, है ना? तो यही जिंदगी है भैया। तो फिर आप चारवाक वाले दर्शन में विश्वास करने लगते हैं। एकदम वीरेंद्र सहवाग जैसे फ्रंट फुट पर छक्का और चौका मारना चाहिए। तो आई डोंट से नो टू एनी एक्सपीरियंस। अगर आप, मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर चुका हूं, एक्टिंग, राइटिंग, प्रोड्यूसिंग, मोटिवेशनल टॉक। अगर कल बोलेंगे कभी कि चलो आप ब्रेक डांस भी करो, तो मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ, शायद अच्छा ना हो, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा, कि एक ही जिंदगी है, तो सब कुछ करके ही निकलना है। चलिए, तो आपको शुक्रिया कि आपने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी गोरखालैंड एजिटेशन पे। थैंक यू। कोई ऐसी बात जो मुझसे छूट रही हो इस सवाल के लिए, या कोई ऐसी बात जो दर्शकों को बताने जरूरी है कि गोरखालैंड के बारे में उन्हें क्यों जानना चाहिए? इस किताब की बात नहीं है, बात एक बड़े आंदोलन की है जो 1907 से चला आ रहा है। बात एक बड़ी आबादी की है जो भले ही बोलती नेपाली है लेकिन है हिंदुस्तानी। बात एक बड़ी आबादी की आइडेंटिटी की है जिसको लेकर के आप ये किताब सामने आए। तो उस पर कोई ऐसा फाइनल कमेंट जो हमारे दर्शकों तक पहुंचना जरूरी है? यही है कि जैसे अभी अपने बोलते नेपाली, लेकिन इंडियन है। नेपाली जो है लैंग्वेज इंडियन ही लैंग्वेज है। इट इज लाइक गुजराती, इट इज लाइक बंगाली, इट इज लाइक मलयालम, लाइक कन्नड़ा। प्रॉब्लम यह है कि नेपाल करके एक कंट्री है जहां पे नेपाली बोला जाता है, और यहीं पे तो एक वो कंफ्यूजन है, एंड वी कीप लुकिंग एट देम एज आउटसाइडर्स। दे आर नॉट आउटसाइडर्स, क्योंकि नेपाली भले ही बोली जाती है, लेकिन आप गोरखपुर से जैसे ही एंटर करेंगे नेपाल में, वहां के लोग तो हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं। हाँ जी, कालिम्पोंग में बांग्ला बोलते हैं लोग, और दार्जिलिंग में बांग्ला बोलते हैं। ऐसे अभी तो देखिए, अभी
इंडिया हैज बिकम एक कॉस्मोपॉलिटन कंट्री बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेन्नई में जाके आपको तमिलियंस मिलेंगे अभी, तो एवरीबडी इज एवरीवेयर ऑल एट वंस, ऑस्कर विनिंग, बिल्कुल है ना। तो वो हो गया, एवरीबडी एवरीवेयर ऑल एट वंस है, हम है अभी, तो वी आर ऑल इंडियंस, एंड दिस हैज बीन अ स्ट्रगल ऑफ आइडेंटिटी एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं चाहूंगा कि लोग पढ़ें इस किताब को, क्योंकि एक है कि आपको अगर जानना है गोरखालैंड एजिटेशन के बारे में, ज़रूर पढ़ें। आपको अगर लव स्टोरीज पसंद है, ज़रूर पढ़ें। आपको दिल चाहता है जैसे, या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे फिल्में पसंद है, तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप की बहुत बढ़िया कहानी है। हमारे जो बोर्डिंग स्कूल के लाइफ है उसके बारे में है, और फनी भी है। मैंने पिछले हफ्ते इनफैक्ट एक रीडर ने पहले शी गॉट इन टच विथ मी ऑन सोशल मीडिया, उसके बाद बात किया मेरे से, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैं घबरा गया, बोले हुआ क्या? बोले नहीं, आई फिनिश्ड योर बुक, और इतना अंदर से एक एम्प्टीनेस महसूस हो रहा है, और आपको पता है एंड में क्या होता है, वो मैंने वही इसकी तो एक जो इमोशनल, वो पूरा इमोशनली ड्रेन हो चुकी थी। बोलते कि दिस इज नॉट अ बुक अबाउट जस्ट अ पॉलिटिकल मूवमेंट, इट इज अ बुक अबाउट ह्यूमंस, इट्स अ बुक अबाउट इमोशंस एंड लव एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने अगले दिन भी मैं मैसेज किया, आर यू ऑल राइट? शी सेड आई एम स्टिल क्राइंग। तो ये सुन के अच्छा भी लगता है, और कि ये किताब जो है सबकी जो दिल है वो छू रही है। और तो इंसिडेंटली ये है वही स्कूल का बैच, अच्छा, जहाँ पे तो और स्कूल का मेरे बैच का टी शर्ट भी पहना हुआ है। अच्छा, ये उसी स्कूल का हाँ, ये मेरे बैच के बनाए हुए हैं। तो आपके सामने लेखक भी है, आपके सामने वो कैरेक्टर भी है जो जिसका जिक्र इस किताब में किया गया है, और इस किताब को पढ़ने की तमाम वजहें हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इस देश के तमाम आंदोलनों में से एक जो जरूरी आंदोलन रहा है, गोरखालैंड का आंदोलन, उसके बारे में आपको जानने समझने को मिलेगा, उसके बारे में आपको तमाम कहानियां मिलेंगी इसमें, उसका इतिहास मिलेगा, उसका वर्तमान मिलेगा, उसका भविष्य की झलक भी इस किताब में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जरूर पढ़िए। द हिल्स आर बर्निंग प्रकाशित किया है इसको द फिंगरप्रिंट ने, 399 रुपए की कीमत है, बहुत ही कम है। अंग्रेजी में किताब है, उम्मीद करते हैं कि हिंदी में आएगी तो कुछ और दर्शकों तक पहुंचेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि अंग्रेजी भाषी लोग नहीं, हिंदी में होनी चाहिए, और नेपाली में भी होनी चाहिए, और नेपाली में भी होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये हिंदी और नेपाली में भी प्रकाशित होगी। तो एक बार फिर आपसे इस मुद्दे पर तफसील से बात होगी। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।